What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Stellar Family. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई यार, माना कि वक्त सता रहा है मगर कैसे जीना है वो भी तो बता रहा है। कई सारे बच्चों के मेल आते हैं कि सर जिंदगी जो है काफी बर्बाद चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में क्या चल रहा है, इतना बुरा टाइम आ रहा है सर, कभी नहीं देखा सर इससे पहले कि कुछ हो जाए, प्लीज एक बार बात कर लो। यार अगर जिंदगी में आप लोग अपने ही बनाए गए टारगेट जो अचीव करना आप लोग चाहते हैं उनके सामने अगर इस तरीके से आप लोग घुटने टेकते हुए नजर आएंगे तो आप लोग खुद अपनी ही नजरों में जब हार जाएंगे तो सामने आप लोग कैसे किसी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को अपनी ही नजरों में जीतना होता है, आप लोगों को अपनी ही नजरों में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होता है। अगर आप लोग यही चीज नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर किसी एग्जाम को किस तरीके से आप लोग क्लियर कर पाओगे। ये उन बच्चों के लिए जो रेगुलर इस तरीके के मैसेज कर रहे हैं कि सर जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहा है डर लग रहा है। हर एक इंसान को डर लगता है, पर लेकिन ये डर तब तक होता है जब तक आप लोगों का एग्जाम क्लियर नहीं होता है। जिस दिन एग्जाम क्लियर हो जाएगा उस दिन सारा डर छूमंतर हो जाएगा। आप लोग के साथ में शेयर तो किया था कल, सातवें अटेम्प्ट में लोगों के एसएसबी निकल रहे हैं, लास्ट अटेम्प्ट में जाकर लोगों के सिलेक्शन हो रहे हैं। तो आप लोग क्यों भूल जा रहे हैं ये कि आप लोगों को लगे रहना है, अपनी कमियां खामियां जहां जहां है उसको ऊपर उठकर आप लोगों को काम करना है। और ये चीजें अगर एक बार आप लोगों ने लाइफ में उतार ली तो कभी भी आप लोगों को कोई नहीं हरा सकता। फिर से वही बात बोलता हूं, एक इंसान ही खुद अपने आप को हरा सकता है। उसके अलावा अगर वो बोल रहा है कि पड़ोसी ने हरा दिया, रूममेट ने हरा दिया या किसी और रीजन की वजह से मैं हार गया, तो वो बस एक्सक्यूज बना रहा है। भाई साहब जिंदगी में उसको कुछ करना नहीं था, बस ये फालतू के इस तरीके की चीजें माइंड में पालनी थी कि ऐसा हो गया नहीं तो ऐसा हो जाता। देखिए जिंदगी में ना काश शब्द अगर लग गया ना एक बार कि काश ऐसा कर लेता तो फिर समझ लेना कि जिंदगी जो है बर्बाद कर चुके हो। तो काश से हमेशा बचिए और हमेशा ये बोलिए कि यार ये ठान लिया है, ये करना है तो चाहे कुछ भी हो जाए करना है, वो वाली टेंडेंसी रखिए। तो सारी चीजें आप लोगों से जो नेगेटिव है वो दूर भागती नजर आएंगी और रास्ते बनते हुए आप लोगों को नजर आएंगे और फिर सही तरीके से आप लोग अपने टारगेट को भी अचीव आसानी से कर पाओगे। तो कहने का मतलब घुमा फिरा के ये, पहले आप लोग खुद अपने ऊपर विश्वास कीजिए, बाकी सब तो अपने आप विश्वास करने ही लगेंगे जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा। और आप लोगों के इस सिलेक्शन के प्रोसीजर में एक छोटा सा रोल मैं प्ले करता हूं। यहां पर जो करंट अफेयर की डेली 2 वीडियो देखने को मिलती है आप लोगों को, अगर इनको आप लोग फॉलो करते हैं तो कंबाइंड करंट अफेयर आप लोगों यहां पर कवर हो जाएगा, तो इनको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। आइए सबसे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। बिल्कुल इसके तरीके से पढ़ाई करनी है आप लोगों को, ठीक है। आइए सबसे पहले आप लोगों के सामने यहां पर क्वेश्चन है और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये इस महीने का आखिरी दिन है, तो देखिए कहां कहां पर क्या गलतियां की हैं, क्या खामियां की हैं, ताकि आने वाले महीने को शानदार तरीके से आप लोग स्टार्ट कर सको बिना मन में कोई भी डर लिए हुए, बिना मन में कोई भी भ्रम लिए हुए। और जो भी आप लोगों ने रिजोल्यूशन लिया था कि यार 2020 तो बड़ा बर्बाद हो गया, 21 को शानदार तरीके से लेके चलना है, वो कितना शानदार चल रहा है उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, बात की जा रही है नेशनल साइंस डे के बारे में। तो इसकी थीम क्या है, बात की जा रही है यहां पर, ये फ्यूचर ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो यहां पर ये बेसिकली थीम है इंपैक्ट ऑन, क्या है ये, इसको कंप्लीट आप लोगों को करना है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताइएगा। आज की डेट में आप लोगों को पता है चाइना हमारा जानी दुश्मन माना जाता है कि चाइना बड़ी बेकार कंट्री है यार, चाइना वो एलएसी पे आकर बैठ जाता है, बार बार चाइना लद्दाख में आकर ऐसी ऐसी हरकतें करता है, कभी अरुणाचल प्रदेश में कैसी हरकतें करता है। पर लेकिन आप लोग को पता है कि आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपोर्ट अगर हम लोग कहीं से कर रहे हैं तो वो चाइना से कर रहे हैं, लगभग 58.7 बिलियन का, इससे भी ज्यादा हम लोगों ने इंपोर्ट किया है चाइना से। अगर 2 सबसे बड़ी जो और कंट्री है जिससे हम लोग इंपोर्ट करते हैं उनका नाम आप लोगों को बताना है, उनको अगर कंबाइन भी हम लोग कर दें तो भी हम लोग चाइना से ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं। और ये किस तरीके से हम लोगों ने चीजें खरीदी, वो खरीदी हम लोगों ने किसकी वजह से, जो कोविड-19 की दवाई, इक्विपमेंट, किट, वो सारी चीजें निकल के आई। बाकी और कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को इस आर्टिकल में जब जानेंगे तो जानने को मिलेगी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडी, तो ये इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में ये आता है, जो कि बेसिकली अगर कोई कंट्री हमारी कंट्री में गलत तरीके से अपना जो सामान है लाकर डंप करना चाहती है तो ये सॉल्यूशन बताता है कि ऐसे इसकी टांग खींचो पकड़ के, ऐसे इसको सुधारो, ऐसे इसके कान पर तमाचे लगाओ ताकि ये हमारी कंट्री में ऐसी हरकतें न कर सके। बात की जा रही है कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो पहली यूनियन टेरिटरी बनी, इसके द्वारा यहां पर एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, इसका नाम आप लोगों को बताना है। ये क्या बताएगा, ये कार्बन फुट प्रिंटिंग के बारे में बताएगा। कार्बन फुट प्रिंटिंग का मतलब है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन जो है वो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज कर रहे हैं। आप लोग गाड़ी यूज करते हैं, बाइक यूज करते हैं या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं तो कितना आप लोग कार्बन फुटप्रिंट यहां पर कर रहे हैं। तो ये कौन सी यूनियन टेरिटरी है, बड़ी ही प्यारी यूनियन टेरिटरी है यहां पर ये, और हमारी कंट्री में सिस्टमेटिक वे में बनाई गई कोई सिटी है
सबसे पुरानी तो वो ये है। अब तो आंसर आप लोग दे ही दोगे। बात की जा रही है नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी के बारे में। हमारी कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सोसाइटी के लोगों के साथ में मिलकर और एकेडमिक के और जो एकेडमिशियन है उनके साथ में मिलकर ये यहाँ पर नेशनल माइग्रेंट पॉलिसी को तैयार करने की बात की। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम आप लोग को बताना है। आगे बात की जा रही है यहाँ पर, ये है उजाला। उजाला और SLNP इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। ये किस चीज से रिलेटेड है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली इसको 6 साल कंप्लीट हो गए और बहुत ज्यादा फायदा देश को इससे देखने को मिला है। अगर बात करें यहां पर EESL के बारे में बात की जा रही है, तो ये EESL क्या है, जिसमें ये बोला गया कि लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और जिससे पूरे एंटायर जो रूरल इंडिया है उसको कवर किया जाएगा। किस चीज से कवर किया जाएगा, तो ये भी आप लोगों को बताऊंगा आर्टिकल के अंदर, तो आप लोग समझ पाएंगे कि पूरे गांव को कवर करने की बात की जा रही है। किस डेट तक बात की जा रही है, डेट मतलब ईयर तक, किस तक बात की जा रही है, ये भी आप लोगों को बताना है। SKM क्या है यहां पर, ये बेसिकली अगर बात करें तो आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभालो, ठीक है। तो ये जो गाना बना है ये हिस्ट्री से निकल कर आता है। तो पगड़ी संभाल दिवस हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता था अजीत सिंह के ऑनर में। ये जो अजीत सिंह फिलहाल है, ये इनके ऑनर की बात नहीं की जा रही है, ये भगत सिंह जी की फैमिली से रिलेटेड थे। इनके द्वारा यहां पर पगड़ी संभाल जो मूवमेंट था वो स्टार्ट किया गया था। तो आप लोगों को ये बताना है कि ये जो मूवमेंट था वो कब स्टार्ट किया गया था। फिलहाल अभी पगड़ी संभाल जो यहां पर दिवस है ये SKM के द्वारा सेलिब्रेट किया गया। क्यों सेलिब्रेट किया गया, क्या मुद्दा था, तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बनेगा और करंट का भी क्वेश्चन बनेगा, तो डबल क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये था टोटल आज का क्वेश्चन। आइए अब बात करते हैं आर्टिकल के बारे में। तो आर्टिकल के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर डे, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहां पर है नेशनल साइंस डे। 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल साइंस डे। साइंस के बारे में अवेयरनेस फैलाने की यहां पर बात की जाती है। तो इसके चलते जो हमारी कंट्री में ये जो सेलिब्रेट किया जाता है, तो डिस्कवरी की गई थी रमन इफेक्ट की। सीवी रमन साहब का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसके चलते यहां पर 1930 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारी कंट्री में एक नोबेल प्राइज विनर की कैटेगरी में इनका भी नाम आता है। और अब की बार की जो थीम यहां पर रखी गई है, ये फ्यूचर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसको STI भी बोला गया है। तो इंपैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या इंपैक्ट है ये आप लोगों को बताना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, मैं यहां पर नेशनल साइंस डे के बारे में बात कर रहा हूं और नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑर्गेनाइज जो यहां पर कराया जाता है ये TDB के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। ये TDB क्या है इसके बारे में आप लोग बताइएगा। तो देखिए ये कई बार आप लोगों से कंफ्यूजन हो जाता है कि नेशनल साइंस डे के बारे में बात की जा रही है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे के बारे में बात की जा रही है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी रखकर आप लोगों को चलना है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, इसके बाद में फिर हम लोग डिटेल में न्यूज जानेंगे। पहली बात की जा रही है यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल किया गया प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, और दो है यहां पर ये प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। कौन कौन सी है यहां पर, पहली में जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में। तो 15,000 करोड़ रुपए यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 2020-21 से लेके 2028-29 तक। तो हमारी कंट्री में जो दवाइयां बनाई जाती हैं उसको बेसिकली सपोर्ट करने की बात की जा रही है, ताकि आसानी से दवाई बनाई जा सके और हमारी कंट्री को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो पहला तो 15,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, ये यहां पर किसके बारे में, ये प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। दूसरे यहां पर जो बात की जा रही है यूनियन कैबिनेट के द्वारा, जो यहां पर यूनियन कैबिनेट चेयर किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, प्रोडक्ट इंसेंटिव लिंक्ड स्कीम जो है दूसरी है ये IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हार्डवेयर है उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसके लिए कितना पैसा दिया जा रहा है, इसके लिए दिया जा रहा है 7,350 करोड़ रुपए आने वाले 4 सालों के लिए। तो ये दो वो स्कीम है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ताकि हमारी कंट्री में जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है उसको आगे लेकर चला जा सके, अपनी ही कंट्री में हम लोग ये सारी चीजें बना सकें। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, इंसेंटिव का मतलब होता है एक तरीके सपोर्ट करना किसी चीज को, यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट बनाने में खर्चा आ रहा है यहां पर 5 रुपए का, तो गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है 3 रुपए तुम लगाओ, 2 रुपए हम देंगे, ताकि सपोर्ट किया जा सके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जिसको हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, अपनी ही कंट्री में उस प्रोडक्ट को हम लोग बना सकें। तो है ना कमाल की बात। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन जाएगा। बात की जा रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है जिसको बोलते हैं 1934 यानी कि 1934 का एक्ट।
ये एक्ट क्या बातें करता है? ये बेसिकली अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बेसिकली हमारी कंट्री में ये सारे काम देखिए, हमारी कंट्री में जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहाँ पर लिफ्ट किया गया, जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी प्राइवेट बैंक के ऊपर। प्राइवेट बैंक के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, वो रिस्ट्रिक्शन हटाई ली गई है। तो यहाँ पर ओनली फ्यू परमिशन थी अर्लियर, पर अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट रिलेटेड जो बेसिकली बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, जैसे टैक्स से रिलेटेड बात की गई, पेमेंट फैसिलिटी से बात की गई, पेंशन पेमेंट अगर गवर्नमेंट कोई दे रही है, स्मॉल सेविंग स्कीम है, इसमें भी ये काम कर पाएंगे। यानी कि प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं वो गवर्नमेंट के लिए काम कर पाएंगे यहाँ पर। और ये काम कौन करता है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर बेसिकली इस काम को कराता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये पावर कहां से मिलती है? तो ये मिलती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है 1934 का, यानी कि 1934 का, उससे ये पावर निकल के आती है। तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज मत होइएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बात की जा रही है। ये हालांकि एक न्यूज है, थोड़ी सी पर्सन स्पेसिफिक न्यूज आप लोगों से पूछी जा सकती है। गोल्फ के जो एक तरीके से लेजेंड आप लोग बोल सकते हैं, एक महान खिलाड़ी जिनका नाम टाइगर वुड, अभी रिसेंटली काफी खतरनाक एक्सीडेंट इनका देखने को मिला, जिसके चलते मल्टीपल इंजरी यहां पर इनको आई। तो जान बच गई, उन्हें कहते हैं कि बाल बाल बच गए। तो काफी खतरनाक एक्सीडेंट देखने को मिला। तो डायरेक्ट पूछा जाए किस गेम से रिलेटेड है, तो गोल्फ से रिलेटेड है यहां पर। ये इनके बारे में याद रखिएगा। बाकी एक और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो काफी ज्यादा न्यूज में, इनका नाम है दिशा रवि। तो यहां पर टूल किट वाला जो केस निकल के आया था, टूल किट का मतलब क्या होता है? बेसिकली कुछ गाइडलाइन होती है कि सोशल मीडिया पर कैसे आप लोगों को कुछ भी अगर कंपेन चलाना है तो उसके लिए कुछ गाइडलाइन थी। यहां पर हैशटैग क्या करना है, किसको आप लोगों को बेसिकली टैग करना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जैसे आप लोगों ने नहीं चलाया था अभी की हैशटैग मोदी जॉब दो, तो उस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। इसके चलते इनको गिरफ्तार किया गया और बोला कि इनके द्वारा काफी लार्ज स्केल पर जो बेसिकली क्रिमिनल जो कॉन्स्पिरेसी की गई, तो उसका इनके ऊपर आरोप लगाया गया। पर लेकिन सेक्शन 120A का जो इंडियन पीनल कोड है आईपीसी का, उसके तहत यहां पर इनको अभी छोड़ दिया गया है। बोला है कि कोई भी ऐसा यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है कि इनके द्वारा कोई ऑफेंस कमिटेड किया गया है, क्रिमिनल कोई कॉन्स्पिरेसी देखने को मिली है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन जो पीनल कोड है उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर बेसिकली जो पनिशमेंट जो प्रिस्क्राइब किया गया सेक्शन 120B के अंदर यहां पर बोला गया अगर कोई ऐसी कंस्पिरेसी करता हुआ पाया जाता है तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहां पर ये बात आ रही है चाइना से निकलकर। चाइना में एक लैंडमार्क जजमेंट ये निकल के आया कि न्यू सिविल कोड बुक्स को जो बोला गया है ये डाइवोर्स से रिलेटेड है। अगर एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में डाइवोर्स होता है तो यहां पर अब हस्बैंड को अपनी वाइफ को क्या पे करना पड़ेगा कि पूरा उसने जो टाइम यहां पर काम किया है, हाउस का जो वर्क किया है, तो फ्री में तो क्या नहीं है, अगर उसकी जगह कोई मेड रखी जाती तो वो भी पैसे लेती। तो इनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि जो हस्बैंड है उसको वाइफ को पे करना पड़ेगा यहां पर $7,700 के करीब, जो भी उसके द्वारा अब तक काम किया गया। तो एक तरीके से उसका ये पेमेंट है जो उसने काम किया है। तो ये अभी यहां पर देखने को मिला है। अगर ऐसा ही कुछ इंडिया के अंदर भी आ जाए तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। और ये आप लोगों ने देखा हमारी कंट्री में जो कमल हसन जी की पार्टी है साउथ इंडिया के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, उसने बोला है कि जो होम मेकर है, जिनको हाउस वाइफ नॉर्मली बोला जाता है, उनके लिए भी पेमेंट होना चाहिए, क्योंकि वो घर पर अच्छे से काम करती है, तभी जो घर में कमाने वाला इंसान है वो घर से बाहर जा पाता है। तो उनके लिए भी कोई ना कोई पेमेंट होना चाहिए। हालांकि वो डिस्कशन का पॉइंट है, कोई बोलता है पेमेंट होना चाहिए, कोई बोलता है नहीं होना चाहिए, कोई बोलता है कि पेमेंट वहां पर होने लगा तो औरतों को बाहर काम करने के लिए जाने नहीं दिया जाएगा। तो कई सारी ऐसी बातें यहां पर चल रही हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम के बारे में, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है यहां पर। तो इसका नाम रीनेम चेंज करके अभी इसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम दिया गया है, जो कि अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। याद होगा आप लोगों को, इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी डिटेल में, तो उसको भी आप लोग देख लेना। तो सोचा आप लोग का रिवीजन करा दूं यहां पर इसके बारे में। तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम है ये हमारी कंट्री में, ठीक है। तो ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन। आइए यहां पर बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज है, यहां पर बात की जा रही है ट्रेड के बारे में, और ट्रेड भी किसके साथ में, चाइना के साथ में। तो चाइना का जो ट्रेड है आज के टाइम में अगर आप लोग देखेगा, हर एक फील्ड में चाइना का ट्रेड फैला हुआ है। तो ये दिखाने की यहां पर ये कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इंडिया की जो कंज्यूमर मिनिस्ट्री, जो इंडिया की कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा यहां पर अभी जो डेटा प्रोवाइड कराया गया, तो हमारी कंट्री का जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था 2020 में, जब हमारी कंट्री कहीं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में बात करें, कहीं दूसरे मुद्दे, तो उसमें सबसे ज्यादा हमारा ट्रेड चाइना के साथ में रहा। अगर बात करें इंडिया और चाइना के साथ में, तो 77.7 बिलियन का 2020 में ट्रेड देखने को मिला, जिसमें से हम लोगों ने, अगर बात करें ये यहां पर 2020 के, 2018-19 में था यहां पर ये 85 के करीब। तो थोड़ा सा कम हुआ है, पर लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा है ये, यानी कि कम होने के बाद भी फिर भी यहां पर सबसे ज्यादा है यहां पर चाइना के साथ में हमारा ट्रेड। और इंटरेस्टिंग बात क्या है यहां पर,
जो चाइना है वो लार्जेस्ट कमर्शियल पार्टनर है। आज के में अगर बात करें यूएसए के साथ में जो बायलैटरल ट्रेड है हमारा वो 75.9 बिलियन है। आप लोग देखते हैं यहां पर, तो कोविड 19 के चलते कई सारी जो चीजें हैं वो कम होती नजर आई। आज की डेट में अगर बात करें जो 58.7 जो बिलियन हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, इतना तो हम लोग यूएसए और यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और अमेरिका से मिलाकर भी इतना इंपोर्ट नहीं करते हैं दोनों से, जो कि सेकंड और थर्ड पोजीशन पर आते हैं। यानी कि अकेले चाइना से हम लोग इतना आज की डेट में इंपोर्ट कर रहे हैं कि इतना हम लोग अगर यूएसए और यूएई को अगर हम लोग मिला देते हैं तो जो कि हमारे सेकंड और थर्ड सबसे बड़े पार्टनर हैं, तो उससे भी हम लोग ज्यादा यहां पर चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। आखिर ये इंपोर्ट में क्या देखने को मिला आप लोगों को? सबसे पहले तो ट्रेड गैप या फिर ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है? जब आप लोगों का जो इंपोर्ट होता है ना वो ज्यादा हो जाता है एक्सपोर्ट से, तो इसका मतलब है ट्रेड में डेफिसिट हो गया। तो इसके चलते हम लोग चाइना से ज्यादा माल खरीद रहे हैं आज के डेट में, तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, बेच नहीं रहे हैं चाइना को जितना हम लोग खरीद रहे हैं। अगर आप लोग यहां पर एक आइडिया लगा सकते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर 17, 18, 19 और 20 का ये आंकड़ा है। ओवरऑल जो है यहां पर घटा है कोविड 19 के चलते, पर फिर भी काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगा चाइना, यूएसए और यूएई के कंपेयर में। तो ये हो गया चाइना, ये हो गया यूएसए और ये हो गया यूएई। तो इसके बारे में ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है जो ओवरऑल ट्रेड के बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। यानी कि यहां पर ये ट्रेड की बात की जा रही है, पर लेकिन जो ये मैंने बताया ना कि इतना खरीद रहा है, तो यहां पर इंपोर्ट की बातें कर रहे हैं। तो इंपोर्ट का मतलब होता है खरीदना, एक्सपोर्ट का मतलब होता है बेचना, और ट्रेड में दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ट्रेड के बारे में अगर बात करें तो ये है। अगर बात करें इंपोर्ट के एक्सपोर्ट के बारे में, तो यहां पर इंपोर्ट के बारे में बात करें तो हम लोग काफी कम यहां पर चाइना से एक तरीके से चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट काफी ज्यादा कर रहे हैं, तो इसको ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। तो इंपोर्ट जब बढ़ जाए और एक्सपोर्ट कम रहे तो ट्रेड डेफिसिट हो गया। इमरजेंसी जो ट्रेडिंग अभी आप लोगों को देखने को मिली चाइना से, तो मेडिकल सप्लाई काफी सारी निकल कर आई, जिसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसको एपीआई बोलते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ल्ड में जो हुबी प्रोविंस है, प्रोविंस का मतलब होता है राज्य, स्टेट, तो चाइना की जो हुबी प्रोविंस है वहां पर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलेगी कि ये एपीआई वहां से निकल कर आती है। और हमारी कंट्री में अगर बात करें चाइनीज मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है उनकी भरमार है, क्योंकि सस्ते में काफी अच्छी क्वालिटी का ये माल प्रोवाइड कराते हैं। तो इसके चलते एंटी चाइनीज सेंटीमेंट होते हुए भी हम लोग चाइना से चिढ़ते हैं, पर फिर भी उसके प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो प्राइम डे 2020 जो सेल हुई अमेजन की, उसमें ई कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर बताया गया कि यहां पर बेसिकली जो सॉरी हमारी कंट्री में यहां पर इंफॉर्मेशन निकलकर जो आई अमेजन के द्वारा बताया गया कि ई कॉमर्स जो जायंट हैं, जैसे कि वन प्लस हो गया, ओप्पो हो गया, या फिर हुआई हो गया, ओनर, या फिर यहां पर जो जोमी, ये सारे इसके जो फोन है, जो इसके फोन है यहां पर, ठीक है। तो ये सारे फोन यहां पर टॉप सेलिंग स्मार्टफोन की कैटेगरी में रहे हमारी कंट्री में। यानी कि चाइना की सबसे ज्यादा जो खासकर इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है हमारी कंट्री में खरीदे जा रहे हैं। तो इनडायरेक्ट वे में अगर बोला जाए तो आज की डेट में अगर हम लोग बात करें, हम लोग बात तो कर रहे हैं कि हम लोग को आत्मनिर्भर भारत बनना है, पर लेकिन चाइना ये आत्मनिर्भरता के एक अड़ंगा अड़ाता हुआ नजर आएगा आप लोगों को, क्योंकि मैक्सिमम चीज जो है सस्ते में यहां पर हम लोग को प्रोवाइड करा देता है। दूसरी जो न्यूज है वो इसी के साथ में कनेक्टेड है, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। इसमें बात की जा रही है एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में। एंटी डंपिंग ड्यूटी, डंपिंग का मतलब क्या होता है? आप लोग के घर में कोई कचरा पड़ा होता है, आप लोग बोलेंगे बाहर जाकर डंप कर दो इसको, यानी कि बाहर फेंकाओ इसको, तो ये क्या हो गया? ये डंपिंग हो गई। तो इसी तरीके से यहां पर जो बात की जा रही है, हमारी कंट्री में जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडीज है, ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, तो इसके द्वारा यहां पर बोला गया कि एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है चाइना के ऊपर, खासकर स्टील के प्रोडक्ट के ऊपर जो हम लोग इंपोर्ट करके लेकर आते हैं, उस पर हम लोग को लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी कंट्री में चाइना जो है काफी लार्ज स्केल पर जो माल है उसको डंप कर रहा है, यानी कि हमारी कंट्री में लाकर उसको फेंक रहा है। और डंपिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग यहां पर ये बेकार पड़ा हुआ है, तो दूसरी कंट्री में ले जाकर इसको डाल दो, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो ये होता है डंपिंग। तो इस तरीके से यहां पर इसको डंपिंग आप लोग याद रखिएगा। डंपिंग का मतलब होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जितनी है इसकी, उससे भी कम पर आप लोग जाकर किसी और कंट्री में बेच रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा? डंपिंग कर रहे हो, फिर तो यानी कि अपनी कॉस्ट भी नहीं निकाल रहे हो। तो इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा होता है कि कल को चलकर जिस कंट्री में डंप कर रहे हैं, उस कंट्री की जो कंपनी है वो अपने घुटने टेक देगी कल को, और वो सारी बर्बाद हो जाएंगी, फिर चलकर ये अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे ये होता है कि जो डोमेस्टिक मार्केट में जो यहां पर कंपटीशन होता है उसको ये खा जाते हैं। तो इसके लिए WHO भी सपोर्ट करता है कि आप लोग एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उससे भी कम यहां पर ये बेसिकली पैसा ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? कि इसका मतलब है कि सामने वाले को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो स्टील के जो प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर एंटी डंपिंग लगाई गई थी 2017 में, फिर एक्सपायर हो गई आगे चलकर, यहां पर अभी 16 मई 2021 में ये एक्सपायर होगी। अब बोला जा रहा है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जो ट्रेड रेमेडीज है उसके द्वारा बोला जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स और इंडस्ट्री को यहां पर कि यहां पर हमको एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग जो ड्यूटी है या सेफगार्ड जो मेजर है उनको लेकर चलना पड़ेगा। अब आप लोग बोलेंगे सर एंटी डंपिंग तो समझ में आ गया, काउंटर वेलिंग का क्या मतलब है?
काउंटरवेलिंग का मतलब यह है कि अगर किसी कंट्री में कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है और उस प्रोडक्ट की जो बनाने की जो एक तरीके से जो उस प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट आ रही है वो मान लीजिए 5,000 रुपए आ रही है और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 1,000 रुपए गवर्नमेंट दे रही है और 4,000 रुपए बनाने वाला लगा रहा है, तो 1,000 रुपए गवर्नमेंट ने दे दिया, तो बेसिकली बनाने वाले के लिए वो प्रोडक्ट कितने का पड़ गया, वो 4,000 रुपए का पड़ गया। अब ये इसमें थोड़ा प्रॉफिट लेकर भी अगर इसको 4,500 रुपए का बेचेगा जिस पर्टिकुलर कंट्री में, तो फिर भी वहां पर सस्ता होगा। तो इस तरीके से अगर कोई कंट्री अपने वहां पर कोई प्रोडक्ट बन रहा है और उसमें कोई सब्सिडी दे रही है जिसकी वजह से वो आगे चलकर सस्ता हो जा रहा है, तो इसके चलते काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है, ताकि जिसकी मार्केट में ये आ रहा है, मान लीजिए कल को हमारी कंट्री में लाकर इसको बेचा जाए, तो हमारी कंट्री में अगर वो प्रोडक्ट हमारी भी कंपनी बना रही है तो उनके कंपेयर में सस्ता रहेगा, क्योंकि 1,000 रुपए सब्सिडी यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा दे दी गई थी। तो अब प्रॉब्लम ये रहेगी कि हम लोग इसके ऊपर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाएंगे ताकि ये प्रोडक्ट महंगा हो जाए और एक कंपटीशन बना रहे मार्केट में, क्योंकि इसकी कंट्री में ऑलरेडी इसको सब्सिडी देकर सस्ता बना दिया गया था। समझ में आ गया? एंटी डंपिंग का मतलब होता है कि डंप कर देना, जितना का बनाया है प्रोडक्ट उससे भी सस्ते में ले जाकर बेच देना, यानी कि बनाने वाले को भी लॉस, एक तरीके से लॉस लेना और सामने वाले की मार्केट खाना, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। पर काउंटर वेलिंग का मतलब है सब्सिडी दे दी अगर बनाने में, तो यहां पर आप लोग उसको रोकिएगा। तो इसके चलते एक ट्रेंड डिफेंस सपोर्ट यहां पर रहती है, डोमेस्टिक जो मार्केट रहती है उसमें उसको सही तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश की जाती है। हमारी कंट्री में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के बाद भी चाइना का जो स्टील वगैरह है काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में आप लोगों को फ्लड होता हुआ नजर आएगा। तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि ढंग से हम लोग को रिव्यू करना पड़ेगा कि कैसे इसको लेकर चलना है। डंपिंग का मतलब होता है एक तरीके से अनफेयर जो ट्रेड प्रैक्टिस होती है, ठीक है, ताकि दूसरे की मार्केट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, इंटरनेशनल जो बेसिकली यहां पर जो ट्रेड है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी बेसिकली ये लगाई इसलिए जाती है ताकि उसको बचाया जा सके, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म तक एंटी डंपिंग ड्यूटी का आप लोग लगाते रहते हैं तो इंटरनेशनल कंपटीशन जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को डोमेस्टिक कंपनीज के लिए वो कुछ कम होता हुआ नजर आएगा, जो कि सिमिलर गुड प्रोड्यूस करती है। यानी कि आज की डेट में आप लोग देखिए, चाइना से कोई स्टील का प्रोडक्ट आ रहा है, हम लोगों ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा महंगा हो गया, तो हमारी कंट्री का प्रोडक्ट ही लोग खरीदेंगे क्योंकि सस्ता है उसके कंपेयर में। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये प्रोटेक्शनिस्ट जो टैरिफ होते हैं यहाँ पर डोमेस्टिक गवर्नमेंट जो इंपोज करती है, फॉरेन से कोई इंपोर्ट अगर किया जाता है, तो ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से प्राइस जो है उसको कम करने का एक सेकेंड। तो ये प्रोटेक्शन के टैरिफ होते हैं ताकि अपनी कंट्री का जो प्रोडक्ट है उसको बचाया जा सके, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंटी डंपिंग जो मेजर्स होते हैं उसको सपोर्ट करता है ताकि मार्केट में कंपटीशन बना रहे। यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी परमिट करता है ताकि कोई अगर ऐसी हरकतें कर रही है कंपनी तो कंट्री तो उसको रोका जा सके, ठीक है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। तो एंटी डंपिंग क्या होती है, काउंटर वेलिंग क्या होती है, क्या चाइना हरकतें कर रहा है और क्या चल रहा है, वो सारी बातें हम लोगों ने यहां पर जान ली। मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, तुरंत आप लोग कमेंट में जाकर लिखिए कि सर डाउट रह गया, ठीक है। आगे चलते हैं, स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेट में बात की जा रही है कार्बन वॉच के बारे में। तो ये किससे रिलेटेड न्यूज है, ये है चंडीगढ़ से रिलेटेड न्यूज। चंडीगढ़ जो है पहली यूनियन टेरिटरी हमारी कंट्री में बन गई है जिसके द्वारा कार्बन वॉच यहां पर लाई जा रही है। मेरे हिसाब से तो बड़े अच्छा ये एक आप लोग स्टेप बोल सकते हैं। इससे बेसिकली जो कार्बन फुटप्रिंट है इंडिविजुअल का, कंट्री का तो कहते हैं कंट्री का हो गया, स्टेट का हो गया, सिटी का हो गया, पर लेकिन इंडिविजुअल का यानी कि पर्टिकुलर पर्सन जो है वो पर्टिकुलर जो ह्यूमन है जो एक्टिविटी कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, बाइक चला रहा है, टीवी चला रहा है, फ्रिज चला रहा है, या कोई भी ऐसा किस तरीके से कहां कहां पर क्या वाटर कंज्यूम कर रहा है, वेस्ट कर रहा है, एनर्जी कहां कहां पर कंज्यूम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट वगैरह फैसिलिटी, तो इन सबको ये काउंट करेगा और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो इसके चलते जो इंफॉर्मेशन है वो नेशनल और वर्ल्ड एवरेज का जो इमिशन है वो इंडिविजुअल लेवल पर भी हम लोग निकाल सकेंगे कि इंडिविजुअल पर्सन कौन कितना खर्च कर रहा है। आप लोग ये देखिए, कोई पर्टिकुलर पर्सन है, दो, एक तो है पर्टिकुलर पर्सन वो एक घर में रहता है, दूसरा दूसरे घर में रहता है। बेसिकली एक छोटे से घर में रहता है, एक बड़े घर में रहता है। इसके घर में जो गरीब है ना तो यहाँ पर टीवी है, ना यहाँ पर फ्रिज है, ना यहाँ पर एसी है, इवन मोबाइल फोन भी नहीं है। तो आप लोग देखिए किस तरीके से ये अपना कोई बाइक भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, तो इसका कार्बन फुटप्रिंट कितना होगा, काफी कम होगा। एक पर्टिकुलर पर्सन ये है कि शानदार गाड़ी है, घर में एसी भी है, फ्रिज भी है, इसके साथ में बाइक भी है, अगर इसके साथ में बाहर जाता है कहीं पर तो एक मस्त अकेला बैठ के गाड़ी में जाता है तो एंजॉय करता है पूरा, जहां पर 4 आदमी आ सकते हैं, तो अकेला इतना यहाँ पर तेल फूंक रहा है ये, तो ऐसे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि यहाँ पर इसका कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा होगा। तो इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, प्रॉपर वे में चीजों को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो चंडीगढ़ पहली यूनियन टेरिटरी ऐसी बन गई है जिसके द्वारा यहां पर कार्बन वॉच को बेसिकली मार्केट में लाया जा रहा है ताकि इंडिविजुअल के बारे में ये सारी चीजें चेक की जा सके।
कुछ और इंपॉर्टेंट बातें अगर बात करूं यहां पर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है कार्बन फुटप्रिंट के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बोलता है कि जो पीपल्स यानी कि जो लोग हैं उनके द्वारा जो एक्टिविटी की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो बेसिकली यहां पर जो प्रोड्यूस किया जाता है, जो बर्निंग फॉसिल फ्यूल किए जाते हैं, तो उसके बेस पर यहां पर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, यानी कि उसके बेस पर हम लोग इसको निकालते हैं। तो इसके तरीके से आप लोग इसको अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन इस तरीके से यहां पर कोई एक्टिविटी कर रहा है तो यहां पर आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है, कोई भी अगर ऐसी एक्टिविटी कर रहा है तो पहली बात। दूसरा जो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन है पर ईयर, उसके बारे में आप लोग बात करते हैं तो CO2 जो है वो इक्विवेलेंट गैस आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ग्रीन हाउस गैस हो गई, तो ये जो निकाली जाती है इसके बारे में आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इकोलॉजी जहां पर कार्बन फुटप्रिंट है उसको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के साथ में कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। कार्बन फुटप्रिंट मैंने बता दिया अभी यहां पर जो ग्लोबल वार्मिंग है कंट्रीब्यूशन देता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो होता है बेसिकली जो बायो प्रोड्यूस होते हैं उसको कितना हम लोग खत्म कर रहे हैं, यानी कि कितना पेड़ वगैरह हम लोग काट रहे हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। एक तरीके से मान लीजिए हम लोगों ने इतने पेड़ लगा रखे हैं कि आज की डेट में जो पेड़ हम लोग खर्च कर रहे हैं, अगर हम अपने पूर्वजों के बारे में बात करें तो उनको हम लोग खर्च कर रहे हैं, पर लेकिन हम लोग इतने पेड़ लगा नहीं रहे हैं जितने कि हमारे आने वाली जनरेशन उसको एंजॉय कर सके। तो इनडायरेक्ट वे में हम लोग कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं और एक तरीके से लोगों को दे कम रहे हैं सामान, ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर बात करें हम लोग क्या क्या इसके लिए इंप्लीमेंट करें रोकने के लिए, तो पेरिस एग्रीमेंट हो गया, इंडिया का जो इनिशिएटिव है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम चल रहे हैं। तो ये सारे वो तरीके हैं जिसके बेस पर हम लोग जो बेसिकली इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर लेकिन कितना कंट्रोल किया जाएगा तो उसके बारे में तो आगे आने वाले टाइम में ही पता चलेगा, ठीक है। तो ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में। आइए अब इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमी के बारे में क्या बात की जा रही है, हमारी कंट्री में जो नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बोलते हैं इसको, नीति आयोग को, जो कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके 2015 में पिक्चर में आया था। तो नीति आयोग के बारे में बात करें तो इसके द्वारा नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी यहां पर लाई जा रही है कि हमारी कंट्री में जो माइग्रेंट एक जगह से दूसरी जगह पर जो लोग जाते हैं उसके बारे में अगर डेटा इकट्ठा करें तो कितने लोग माइग्रेंट होकर जा रहे हैं उनके लिए, ताकि फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके। अर्लियर जो है दिसंबर 2020 के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर डिसाइड किया गया क्रिएट करने के लिए डेटाबेस माइग्रेंट वर्कर के लिए, ठीक है। इनफॉर्मल इकोनॉमी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इनफॉर्मल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, फॉर्मल होता है बेसिकली अगर आप लोग बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करते हैं या फिर कोई भी ऐसा सेक्टर जहां पर प्रॉपर वे में काम चलता है। इनफॉर्मल का मतलब होता है इससे रेडी वाले, ठेले वाले, इस तरीके से आप लोग इनको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। माइग्रेंट जो है यहां पर बेसिकली माइग्रेंट एक तरीके का मूवमेंट होता है जब लोग जो होते हैं अपना जो नॉर्मल जगह है उसको रहने का उसको छोड़कर ये या तो कंट्री में एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए या इंटरनेशनल लेवल पर भी दूसरी कंट्री में चले गए बॉर्डर क्रॉस कर, तो एक तरीके से माइग्रेशन हो गई है। तो माइग्रेशन यहां पर अगर बात करें 2011 के सेंसस के हिसाब से यह माना जाता है हमारी कंट्री में लगभग 45.6 करोड़ माइग्रेंट वर्कर लेंगे, 38% पॉपुलेशन के करीब हमारी माइग्रेंट वर्कर आप लोगों को देखने को मिलेगी, कंपेयर टू 31.5 करोड़ जो थे वो 2001 के सेंसस के हिसाब से थे, जो कि 31% थे, यानी कि 8% बढ़ गए 2011 तक। पर लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे 2021 का जो सेंसस आएगा तो उसमें एक नया डेटा सामने निकल कर आएगा, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कितनी सारी चीजें चेंज हो रही है। तो ये जो डेटा है ये 2001 का है, 2011 का है, अभी 21 में हम लोग खड़े हैं तो उसका डेटा सामने आएगा, तो फिर नई चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। नेक्स्ट जो न्यूज है ये बड़ी प्यारी न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। तो दो स्कीम के बारे में आप लोगों से बात करूंगा जो कि बड़ी ही प्यारी है। एक का नाम है उजाला और दूसरे का नाम है SLNP। उजाला का मतलब क्या है, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। LED बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि जो भी LED लगाए जाते हैं, पहले बड़े बड़े बल्ब हुआ करते थे, उसके बाद में जो ट्यूबलाइट आ गई, ट्यूबलाइट के बाद में अब LED आ गई। तो ये किस तरीके से पैटर्न चेंज होता है आप लोगों को नजर आया है। तो यहां पर बेसिक पर्पज ये है ताकि जो आज की डेट में आप लोग चीजों को जो आप लोग बेसिकली यूज कर रहे हैं तो उसमें कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जाए, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए अभी कोई अगर नहीं आ रहा है तो यहां पर ये डिम होती जा रही है अपने आप पर, लेकिन अगर इसको लगा कोई आ रहा है तो सेंसर लगे हुए तभी ये तुरंत यहां पर जलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि इस तरीके से आप लोग देखिएगा तो इसको बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने की कोशिश यहां पर इस सिस्टम के थ्रू किया जा रहा है। हमारी कंट्री में अगर बात करें दो प्रोग्राम है हाउस होल्ड और पब्लिक लाइटिंग के लिए, जो उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LED फॉर ऑल, तो ये तो घरों में LED लगाने की बात की जाती है। और दूसरा है यहां पर SLNP, इसका मतलब स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम, यानी कि सड़कों पर लाइटनिंग लगाना।
तो ये बेसिकली इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया गया? बोथ स्कीम जो है वो एनर्जी जो हमारी कंट्री में एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड है, जिसको EESL आप लोग बोलते हैं, ये इसके द्वारा यहाँ पर जो PSUs के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ पावर का यहाँ पर प्रोजेक्ट था। इनके पूरा आप लोगों से कोई बोले कौन काम कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर यहाँ पर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। तो ये जो प्रोग्राम है यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जो साउथ एशिया जो बेसिकली प्रोक्योरमेंट इनोवेशन अवार्ड है वो भी इसको यहाँ पर मिला 2017 में। और ग्लोबल सॉलिड स्टेट जो यहाँ पर लाइटनिंग है बेसिकली, जिसको SSL आप लोग बोलते हैं, तो यहां पर इसमें भी एक्सीलेंस अवार्ड यहां पर दिया गया, क्योंकि काफी लार्ज स्केल पर ट्रांसफॉर्म किया गया। आप लोग सोचिए जहां बल्ब यूज होता था वहां पर LED यूज हो रही है, तो लगभग आज की डेट में जो बल्ब जो इलेक्ट्रिसिटी खाता था उसके कंपेयर में LED 5 से 10% ओनली इलेक्ट्रिसिटी खाती है। तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग बोलिए कि 90% के करीब हम लोगों ने चीजें सेव करना स्टार्ट कर दी, और सेव करना स्टार्ट करी तो इसका मतलब हम लोगों ने बना लिए, यानी कि अगर कोई आज की डेट में जो हम लोगों ने सेव की है ये इलेक्ट्रिसिटी कोई यूज कर पाएगा, वरना जो नई बनाई हुई इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है तो इसका मतलब ये कि हम लोगों ने जनरेट कर ली। सेविंग का मतलब भी एक तरीके से जनरेशन ही होता है, तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये चीजें जो हैं हम लोगों ने इंप्लीमेंट करी प्रॉपर वे में, तभी इसको अचीव कर पाए। तो यहां पर जो उजाला है ये स्कीम 2015 में लॉन्च की गई थी, वर्ल्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक लाइटनिंग प्रोग्राम था। तो ये LED यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड जो थे बेस्ड डोमेस्टिक जो बेसिकली इफिशिएंटली लाइटनिंग प्रोग्राम यहां पर इंप्लीमेंट किया गया, जिसके चलते चीजें आप लोगों को देखने को मिली। इसी के साथ में SLNP जो लॉन्च किया गया, जो यहां पर स्ट्रीट लाइटिंग की बात की जा रही है, ये भी 2015 में ही लॉन्च किया, इसलिए दोनों को 6 साल कंप्लीट यहां पर हो रहे हैं। ये रिप्लेस किया गया था इसके द्वारा यहां पर जो स्ट्रीट लाइट है प्रोग्राम, जिसके चलते वो सारी चीजें थी, अगर सड़कों पर लाइट है तो वो एक बेसिकली LED होनी चाहिए। तो स्कीम के बारे में अगर बात करें, इसके द्वारा 500 मेगावाट का जो एनुअल जो बेसिकली कंजप्शन था, डिमांड को रिड्यूस किया गया, 190 करोड़ किलोवाट की सेविंग की गई, 15 लाख टन CO2 निकलने से बचा लिया। तो इतना ह्यूज इंपैक्ट इसका देखने को मिला। और अगर बात करें यहां पर SLNP, तो SLNP क्या यहां पर अभी मैंने आप लोगों को बताया था SLNP के बारे में, तो इसके बारे में देखिए कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। SLNP यहां पर स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम, तो स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम ये बोलते हैं कि 8000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, कब तक? 2024 तक का। और एंटायर जो रूरल इंडिया है, गांव में यहां पर लाइटनिंग का काम किया जाएगा, यानी कि गांव में जो सड़कें होती हैं उसके ऊपर लाइटनिंग ली जाएगी। तो 8000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं 2024 तक का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा ये कि कब तक का टारगेट है ये, तो 2024 तक का ये टारगेट है, जिसके बारे में आइडिया रखिएगा। फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में बात की जा रही है, तो इंपोर्टेंट प्रोग्राम है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। बात की जा रही है यहां पर बेसिकली एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है संयुक्त किसान मोर्चा। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा अभी बोला गया है कि 23 फरवरी को यहां पर सेलिब्रेट किया गया इनके द्वारा पगड़ी संभाल दिवस। आखिर 23 फरवरी को ही क्यों सेलिब्रेट किया गया, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये इन द मेमोरी जो कि अजीत सिंह थे, जिसके द्वारा फाउंड किया गया था पगड़ी संभाल मूवमेंट 1907 में। तो याद रखना, पगड़ी संभाल मूवमेंट 1907 में यहां पर ये स्टार्ट किया गया था। आखिर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो फार्मर यूनियन है वो ये बोल रही है कि आज की डेट में अगर कॉर्पोरेट हाउस जैसे अदानी अंबानी टाइप के लोग जो हैं वो हमारी कंट्री में अगर प्रोडक्ट खरीदने आ जाएंगे, तो कल को ये होने लगेगा अंग्रेजों वाला काम। जैसे अंग्रेजों के द्वारा यहां पर क्या किया गया था, पहले तो यहां पर ऐसे काम किया गया, फिर किसानों की जमीन खरीदना स्टार्ट कर दी और अपने आप ही वहां पर खेती करवाने लगे किसानों से। यानी कि अब जो थे मालिक हो गए यहां पर अदानी अंबानी, और किसान जो हो गए वहां पर वर्कर हो गए। तो ये अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। तो उस टाइम पर अजीत सिंह साहब के द्वारा ये मूवमेंट चला गया कि पगड़ी संभाल लो भाई साहब, जमीन मत दो यहां पर इस तरीके से, वरना कल को दाने के लिए मोहताज हो जाओगे। तो ये 1907 में जो इनके द्वारा लॉन्च किया गया था, सिमिलर उस टाइम पर भी यही कंडीशन देखने को मिल रही थी, जो फार्म के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो पगड़ी संभाल मूवमेंट यहां पर स्टार्ट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ 1907 में, ठीक है, ताकि जो लॉ लाए गए थे, जैसे पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट था 1900 का, इसी के साथ में पंजाब लैंड जो यहां पर बेसिकली कोलोनाइजेशन था 1906 का, और इसी के साथ में दोआबरी एक्ट था 1907 का। तो इनको वापस लेने की, रद्द करने की बात की गई थी, क्योंकि उस टाइम पर यहां पर जो फार्मर थे वो कॉन्ट्रैक्टर बनकर यहां पर रह गए थे, बेसिकली ओनर किसी और ओनर जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गई थी, बस इनको यहां पर काम करना था, और अब उनकी इजाजत के बिना किसी पेड़ को भी टच नहीं कर सकते थे, उनकी परमिशन के बिना। तो उस टाइम पर यहां पर बोला गया था, जो यहां पर ये था पगड़ी संभाल जट्टा, तो उस टाइम पर ये मूवमेंट चलाया गया। तो उस टाइम पर जो मूवमेंट चलाया गया यहां पर ये एक गाने से इंस्पायर था, यहां पर जो बाकेलाल के द्वारा ये बेसिकली गाना था, इंस्पायर था सॉन्ग बाय बाकेलाल, और एडिट किया गया था, यहां पर एडिटर थे यहां पर जिनका नाम था जंग शैपाल इन न्यूज़पेपर, जो बेसिकली यहां पर ये जंग जैसे जो बेसिकली जो न्यूज़पेपर था ये था यहां पर जंग ये सियाल न्यूज़पेपर, ठीक है। तो यहां पर ये एडिटर थे। बेसिकली काफी जो प्रोटेस्ट था वो वायलेंट देखने को मिला, प्रोटेस्ट के द्वारा काफी
कुछ यहां पर काम किया गया। कई सारे जैसे कि पब्लिक जो टेलीफोन वायर थे उनको उखाड़कर फेंका गया, पोस्ट ऑफिस वगैरह थे उनको तोड़ा गया, गवर्नमेंट बिल्डिंगों को भी यहां पर नुकसान पहुंचाया गया। तो अजीत सिंह जो थे भगत सिंह के अंकल थे, ठीक है, शहीद भगत सिंह का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा सबने, तो उनके चचा थे यहां पर ये अजीत सिंह। और ये माना जाता है कि कई सारे जो रिवॉल्यूशनरी फाइटर थे वो यहां पर इनसे इंस्पायर हुए। इवन जो भगत सिंह जो कि इनके नेफ्यू थे, इनके भतीजे थे, वो भी इनसे काफी हद तक इंस्पायर हुए थे। तो जो भगत सिंह थे यहां पर उनके फादर थे किसान सिंह और इसी के साथ में अंकल थे अजीत सिंह, ठीक है। तो इनके द्वारा मिलकर यहां पर जो काम किया गया, इनके जो फ्रेंड थे जिनका नाम था घसीटा राम, ठीक है, तो जिसको अगर बात करें इनके द्वारा फॉर्म किया गया भारत माता सोसाइटी, ठीक है, तो जिसका एम था कि जो एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट को आगे लाया जा सके। तो 23 फरवरी क्यों रखी गई है डेट? 23 फरवरी 1881 की बात की जा रही है। तो इंडियन रिवोल्यूशनरी जो थे बेसिकली उसके बारे में बात की गई। तो ये हमारी कंट्री के इंडियन रिवोल्यूशनरी अजीत सिंह जी जो थे वो इस दिन पैदा हुए थे, जो कि जो भगत सिंह के चाचा जी थे। तो उनके नाम पर यहां पर ये 23 फरवरी को पगड़ी संभाल जो दिवस है ये सेलिब्रेट किया गया। तो हिस्ट्री भी आप लोगों के सामने आ गई और प्रेजेंट भी सामने आ गया। तो क्वेश्चन भी अब एग्जाम में बन जाए तो ये मत बोलना कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, सारी डिटेल में चीजें आप लोगों को बता दी। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इन्वायरमेंट के बारे में। तो इन्वायरमेंट के बारे में काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, बात की जा रही है ब्लैक नेक्ड क्रेन के बारे में। तो जो सारस होते हैं बेसिकली उसके बारे में बात की जा रही है, जो ब्लैक नेक्ड होते हैं। तो यहां पर एक किसके बारे में बात की जा रही है, तो तवांग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। तो गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट को रिन्यू कर रही है जो कि हाइड्रो प्रोजेक्ट है, यहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो उसको यहां पर बेसिकली कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क जो है उसका अपोज कर रहे हैं। अपोज करने का मुद्दा क्या है उनके द्वारा ये बोल रहा है कि इंडेंजर्ड ब्लैक नेक्ड जो क्रेन है यहां पर, ये बेसिकली आप लोग यहां पर देखते हैं जिसकी काली गर्दन होती है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये जो ब्लैक नेक्ड जो क्रेन है यहां पर ये, ठीक है, ये थ्रेटन्ड कैटेगरी में है और यहां पर बेसिकली इस पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, जिसकी वजह से इसको नुकसान देखने को मिलता है। अगर बात करें ये जो बर्ड है यहां पर, ये बोला जा रहा है कि यहां पर मोनपाज जो मेजर बुद्धिस्ट एथनिक जो ग्रुप है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, और 6 दलाई लामा जिसके बारे में बात की जा रही है, तो उससे रिलेटेड भी चीजें हैं यहां पर। ये यानी कि बोलने का मतलब यहां पर ये जो कि ये सारस है जो क्रेन जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, यहां पर इनकी श्रद्धा है इस पर्टिकुलर बर्ड के अंदर में, जो कि यहां पर जो बुद्धिस्ट है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली जो 6 दलाई लामा जिसका नाम है सिसेंग्यान ग्यात्सो, तो यहां पर ये भी इनसे कनेक्टेड इनको मिलाकर देखा जा रहा है। तो यहां पर मोनपा जो इनहेबिटेड है वेस्ट जो कमिंग और तवांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, तो बुद्धिस्ट जो है वो यहां पर फॉलो करते हैं और ये महायाना जो सेक्ट है बुद्धिस्ट का उसके साथ में कनेक्ट है। अगर इस पर्टिकुलर बर्ड के बारे में बात करें तो ये तिब्बतन प्लेटू और जो यहां पर सियाचिन जो बेसिकली चाइना का अंदर वाला जो एरिया है बेसिकली जो यहां पर सिचुआन एरिया, और इसी के साथ में लद्दाख में इंडिया में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये बेसिकली विंटर जो है यहां पर ये बर्ड जो है लोअर एल्टीट्यूड पर चली जाती है विंटर के टाइम पर, और गर्मियों के टाइम पर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। भूटान और अरुणाचल प्रदेश वाले में भी आप लोगों को ये ड्यूरिंग विंटर के टाइम पर देखने को मिल जाती है। अगर बात करें यहां पर तो जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इन इंडिया ये मिलकर काम कर रही है डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और जम्मू एंड कश्मीर के साथ में, ताकि जो ये बर्ड है इनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके लद्दाख वाले रीजन में। और अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में भी यहां पर वर्ल्ड वाइड जो फंड है वो यहां पर काम कर रही है जो स्मॉल विंटर जो पॉपुलेशन है उसको कंजर्व करने के लिए। तो ये इस तरीके से यहां पर इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ गई है ये पक्षी। तो अगर क्वेश्चन आप लोगों से बने तो आप लोग इसके बारे में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आइए अब हेल्थ के बारे में बात करते हैं। हेल्थ के बारे में बात की जा रही है यहां पर मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष को यहां पर इंटेंसिफाइड किया जा रहा है। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में कोविड-19 की खतरनाक बीमारी देखने को मिली, तो इसके चलते कैंसर के मरीज, प्रेग्नेंट वुमेन या बच्चों के ऊपर जो रूटीन उनका जो नरिशमेंट हुआ करता था, उनका इम्यून सिस्टम को जो बढ़ाने की बात करती थी, तो खासकर चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि गर्भवती महिलाएं और बच्चों के बारे में बात की जा रही है। कोविड-19 के चलते उनके लिए जो स्कीम चलाई जा रही थी उनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया, तो ताकि उनको फिर से जो चीजों को उन तक पहुंचाया जा सके, तो हमारी कंट्री में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, खासकर जो यहां पर IMI मिशन के तहत, जिसको बोलते हैं इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। तो ये तीसरा वर्जन आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते यहां पर फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये 3 एरिया में इसको डिवाइड किया गया है। तो टोटल मिलाकर यहां पर 313 जो लो रिस्क वाले एरिया होंगे, डिस्ट्रिक्ट जो है वो 313 जहां लो रिस्क है।
इसी के साथ में यहाँ पर 152 आप लोगों को देखने को मिलेंगे मीडियम यानी कि मध्यम रिस्क है, और तीसरा है 250 के करीब जहां पर हाई रिस्क है। तो इस तरीके से इनको पहले हाई रिस्क वाले एरिया में इंप्लीमेंट किया जाएगा, फिर मीडियम और फिर लो रिस्क वाले एरिया में इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो इस तरीके से अगर डिस्ट्रिक्ट आप लोग काउंट करेंगे तो आप लोगों को हमारी कंट्री में देखने को मिलेगा, तो टोटल मिलाकर कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, तो 715 के करीब हमारी कंट्री में डिस्ट्रिक्ट है जिसमें इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यानी कि 313 हो गए लो रिस्क वाले, 152 हो गए मीडियम और 250 वाले हो गए हाई रिस्क वाले। तो टोटल 715 डिस्ट्रिक्ट में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो देखिए प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में यहां पर बात की जा रही है। आप लोग देखते हैं कि बच्चा जो है पूरी जिंदगी के मजे लेता है इस तरीके से, और खासकर फिर आगे चलकर माँ बाप को भूल जाता है। तो ये आप लोग यहां पर कंडीशन देख सकते हैं। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी हम लोग अचीव कर पाएंगे अगर हेल्थ के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भूलना नहीं है। तो हेल्थ के बारे में, गुड हेल्थ के बारे में अगर बात करते हैं और वेल बीइंग के बारे में, तो तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यहां पर सामने निकल कर आता है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी हम लोग अचीव करेंगे अगर इसको ढंग से इंप्लीमेंट करते हैं। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमारी कंट्री में 1978 में इंट्रोड्यूस किया गया था, एक्सपेंड किया गया फिर प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के नाम से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में 1985 में, 1978 से लेकर 1985 में चले गए। तो इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का नाम दे दिया गया। मिशन इंद्रधनुष जो था यहां पर बोला गया कि 89 लाख के करीब जो बच्चे हैं उनको यहां पर इम्यूनाइजेशन किया जाएगा, इसको जो बेसिकली यूआईपी है यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के तहत यहां पर। फिर आगे चलकर यहां पर जो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया, जो यहां पर 1 बोला गया 2017 में। इसके आगे चलकर फिर 2 आ गया 2019-20 में, और अभी यहां पर तीसरा आ गया है जिसके बारे में हम लोगों ने बात की 2021 में। तो बोला जा रहा है कि एटलीस्ट 90% पैन इंडिया इम्यूनाइजेशन कवरेज यहां पर किया जाएगा, ताकि देखिए इम्यूनिटी अगर लोगों की एक बार बन जाती है ना, तो फिर सबसे अच्छी चीज ये देखने को मिलती है कि उनको कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, बीमारी के साथ में लड़ते हुए आप लोग को वो नजर आएंगे। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी अच्छे से आप लोगों ने जद्दोजहद के साथ में शानदार तरीके से मन लगाकर टकटकी लगाकर ये बिल्कुल लेक्चर सुना। तो थैंक्स अलॉट, वो क्या कहते हैं, थैंक्स अलॉट फॉर लिसनिंग। बोलते बोलते कई बार टंग ना स्लिप होने लगती है, इतना ज्यादा बोलना पड़ जाता है। चलिए कोई नहीं, तो ये था आज का डिस्कशन। आइए देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया, इसके बाद में क्विज होगा आप लोगों के सामने। तो इंपोर्टेंट डे देखा, नेशनल साइंस डे और नेशनल टेक्नोलॉजी डे के बाद बीच में कंफ्यूज मत करना। कुछ वन लाइनर हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड के बारे में बात की, इंडिया और चाइना के बारे में, और यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड डेफिसिट के साथ में एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है वो भी हम लोगों ने समझी। स्टेट न्यूज में हम लोगों ने कार्बन वॉच जो चंडीगढ़ से रिलेटेड है वो समझा, इंपोर्टेंट न्यूज थी यहाँ पर। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर ड्राफ्ट नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी के बारे में समझा। गवर्नमेंट स्कीम के चलते हम लोगों ने उजाला और SLNP के स्कीम के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की पगड़ी संभाल जो दिवस है उसके बारे में क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना, कुछ हिस्ट्री भी जानी। इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो ब्लैक नेक्ड जो क्रेन है सारे जो है उसके बारे में हम लोगों ने बात की, जो कि क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। हेल्थ के बारे में बात करें तो ये महिला से रिलेटेड जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और बाकी आप लोगों ने पढ़ाई अच्छे से की। अब क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेशनल साइंस डे जो है फ्यूचर ऑफ द साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है और इनोवेशन के बारे में। इसकी थीम क्या है? इंडिया के द्वारा जो इंपोर्ट किया जाता है वो 2 कंट्री के इंपोर्ट से भी ज्यादा है, उनका नाम आप लोगों को बताना है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? कौन सी यूनियन टेरिटरी के द्वारा कार्बन फुटप्रिंट को चेक करने की बात की जा रही है? नेशनल माइग्रेंट जो पॉलिसी है लेबर की वो किसके द्वारा लॉन्च की गई? उजाला और SLNP फुल फॉर्म क्या है इसकी? डबल ESL इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। और हमारी कंट्री में रूरल इंडिया में भी जो लाइट लगाने की बात की जा रही है वो कब तक की जा रही है ये आप लोगों को बताना है। SKM जो है यहाँ पर पगड़ी संभाल जो मूवमेंट है ये कब लॉन्च किया गया था और SKM की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। तो ये था टोटल आज का बेसिकली डिस्कशन। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल का बात की जा रही है वर्ल्ड डे ऑफ जो सोशल जस्टिस है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। 20 फरवरी को सेलिब्रेट किया था। तो थीम क्या है? कौन सी एजेंसी है जिसको एटॉमिक फॉर पीस एंड डेवलपमेंट का नाम दिया जाता है, जो कि यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन की फैमिली का भी पार्ट है। अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में तो उसके द्वारा लॉन्च किया गया था ई मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में और जो इलेक्ट्रिक कुकिंग है उसके बारे में प्रोग्राम। तो ये कैंपेन का नाम क्या है? BEE यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में बात की जा रही है। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में यहां पर ये आता है? और इसी के साथ में जो सांबर सॉल्ट लेक है उसके बारे में आप लोगों से बात की थी। तो आप लोगों को यहां पर ये बताना है कि ये किसके अंडर ये स्कीम है और कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट की गई थी 2014 में। नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड जो है वो किसकी कैटेगरी में, वो किसके द्वारा कंफर्म किया जाता है? इसी के साथ में नेशनल टेक्नोलॉजी जो डे है 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो बोर्ड है ये कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में आता है? CERC की फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी गई थी। और इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ये एक्ट कब
कब का है ये बताना था। तो ये थे सारे क्वेश्चन, आंसर देख लेते हैं। ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी, ये थी इसकी थीम, याद रखिएगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी को बोलते हैं एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। गो इलेक्ट्रिक की बात की जाती है यहाँ पर, ताकि इलेक्ट्रिसिटी वाले जो आइटम है उनको यूज करना स्टार्ट करें। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है। स्वदेश दर्शन के स्कीम के अंडर है सांबर सोल्ट लेक, और ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का प्रोग्राम 2014 में लॉन्च किया गया था। नेशनल जो टेक्नोलॉजी अवार्ड है 2020, वो यहाँ पर बेसिकली टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। इसी के साथ में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी जो रेगुलेटरी कमीशन है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 1980 के थ्रू इसको 1998 के थ्रू इसको बनाया गया था, ठीक है। तो ये है टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो दूसरों तक इसको जरूर पहुंचाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके साथ में कनेक्ट हो सके और उनको फायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।